नमस्कार। फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी द्वारा आयोजित कार्यशाला में मैं डॉक्टर वर्णिका शर्मा, रक्षा अध्ययन विभाग एवं फंड्स की ओर से सभा में मौजूद तमाम विशिष्ट जनों, प्रबुद्ध जनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा की गाड़ी दो पहियों से चलती है। एक होती है उसके आंतरिक सुरक्षा और दूसरी बाह्य सुरक्षा। यदि इन दोनों में से एक भी पहिया डगमगा जाए तो संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था भी डगमगाने लगती है। जी हाँ, आज भी हम ऐसी ही आंतरिक सुरक्षा को चुनौती दे रही गंभीर चुनौती और दानव दंश जैसी विकराल समस्या के संबंध में चर्चा करने यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ऐसी ही आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देती समस्या है माओवाद, जिसे हम नक्सलवाद के नाम से भी जानते हैं। माओवाद मार्क्सवादी, लेनिनवादी और माओवादी विचारधारा के साथ हमारे भारत में आया, लेकिन कालांतर में इसने विभिन्न विचारधाराओं का समागम तो रखा, परंतु माओवाद का चोला पहन के आज तमाम युद्ध कर्मों का संचालन कर रहा है। और हमारे दुर्भाग्यवश हमारा छत्तीसगढ़ राज्य माओवादी प्रभावित राज्यों की सूची में अग्रणी स्थान पर काबिज होता दिखाई देता है, क्योंकि जितनी भयावह नक्सल वारदातें हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में हुई हैं, कदाचित वो किसी अन्य राज्य में हुई हो। तो ऐसे ही गंभीर मौके पे आवश्यक हो जाता है कि हम कुछ क्षण रुकें और गंभीर चिंतन करें। और गंभीर चिंतन ही किसी समस्या से उबरने के लिए एक प्रबुद्ध रास्ता अख्तियार करने में हमारी मदद करने के लिए सबसे बड़ा मददगार साबित होता है। तो पिछले सत्र की प्रबुद्ध धारा के प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री गोलोक बिहारी जी को। सादर आमंत्रित करती हूँ कि गोलोक बिहारी जी मंच पर आए और अपनी विशिष्ट विचारधारा हमारे साथ बांटें। आग्रह करूंगी तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। सम्मानीय एयर मार्शल वाजपेयी जी, प्रोफेसर कृष्णकांत पांडे जी, सती जी और सभी उपस्थित बंधु, अभी जैसे बताया गया कि माओइज्म ये प्रदेश नहीं देश के लिए एक बड़ी बड़ी समस्या है, इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु आजकल एक पद्धति चली है जिसे हम चिकित्सा शास्त्र में जाते हैं तो कहते हैं कि एलोपैथी के अंदर चिकित्सा करा लें, तुरंत रिलीफ मिलेगा। एलोपैथी में चिकित्सा है, परंतु दवाएं मिलती है, तुरंत रिलीफ नहीं मिलता है कभी कभी। परंतु रोग के जड़ से चिकित्सा एलोपैथी नहीं कर पाता है। अंग विशेष की जहां पर कोई कष्ट है उसको चिकित्सा करता है। रोग कहां से उत्पन्न हुआ है, उसकी जड़ कहां है, इसकी चिकित्सा के लिए तो फिर आयुर्वेद में जाना पड़ता है। कुछ हालत देश की भी परिस्थितियों की यही होती है। बताया गया कि छत्तीसगढ़ ज्यादा प्रभावित है, बहुत बड़ी घटनाएं होती है और उन घटनाओं के लिए शासन प्रशासन और इस तरह की कार्रवाई के आधार पर कोई चिकित्सा यदि होती है, उसका परिणाम निकाला जाता है, तो कोई उसका निराकरण नहीं। निराकरण तभी संभव है जब उसकी जड़ को हम समझें और उसके अनुसार अपनी नीति कार्य योजना हम बना सकें।
जब भी नक्सलिज्म माओइज्म पर देश के चिंतन की धारा बैठती है, ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, तो बता देते हैं कि भाई इतने प्रदेशों में कुछ 8-9 प्रदेशों के अंदर 150 जिलों के अंतर्गत नक्सल व्याप्त है। ये सारे नक्सली प्रभाव में हम एरिया का भी नोटिफिकेशन नहीं कर पाते। तो भारत के अंदर कुछ 500 कुछ जिले होंगे, 500 या 600 जो जिले, और उसमें से 150-200 जिले नक्सल प्रभावित हो जाए, तब तो एक भयक्रांत की स्थिति हो गई कि हमारे देश के भूभाग का 1/3, हमारे पॉपुलेशन का 1/3, हमारी संसाधनों का 1/3 उसके कब्जे में चला गया। होता ही नहीं, होता है 2-3 प्रदेश हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके बॉर्डर के इलाके पर कोई 2-3-4 यदि 3 प्रांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसा क्या है छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, उधर आंध्रा भी, ये तीनों 4 एक जगह से जुड़े हुए हैं। अब इनके कुछ 2-3 छत्तीसगढ़ के जिले हो सकते हैं, 2-3 महाराष्ट्र के जिले हो सकते हैं, 1-8 जिले उड़ीसा के हो सकते हैं, 2-3 जिले आपके आंध्रा के हो सकते हैं। उसमें वो पूरा जिला नहीं व्यक्त होता है। यदि उस जिले के अंदर यदि 10-15 ब्लॉक है, तो लगता है कि 10-15 ब्लॉक नहीं प्रभावित होते, शेष ब्लॉक में सामान्य जीवन चलता है। 5 ब्लॉकों के अंदर अतिवाद व्याप्त रहता है, माओइज्म व्याप्त रहता है। तो एक भयक्रांत की स्थिति जो मीडिया के द्वारा, प्रशासन के द्वारा परोसी जाती है, सही ढंग से आइडेंटिफिकेशन नहीं करने के कारण जनमानस को भय व्याप्त है। जो काम नक्सली माओइस्ट करता है, वह काम उसकी और सुगमता के साथ मीडिया और प्रशासन कर देता है। अब यहां पर माओइज्म के इस संकट के आने का जड़ क्या हो सकता है? एशिया के अंदर एक शक्ति अभ्युदय हुई थी चीन की। हम भी 47 में स्वतंत्र हुए थे, वो भी 48 के अंदर हो गई। और 2-3 वर्षों के अंदर उसने, उसकी एक दृष्टि थी, तिब्बत को ऑक्युपाई किया। और ठीक उसी समय नेपाल के अंदर एक आंदोलन चल रहा हुआ राजतंत्र से मुक्ति के लिए। थोड़ी सी इतिहास की बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि वास्तव में नक्सलिज्म किस प्रकार का थ्रेट है। जो लोग कह देते हैं बेरोजगारी के कारण है, गरीबी के कारण है, हमारे वनवासी बंधुओं के पिछड़ेपन के कारण है, उनकी उपेक्षा के कारण, ऐसी बात नहीं। ये थ्योरी नहीं करने वाली। यदि माओइज्म का खात्मा करना तो इस थ्योरी का दावा कभी भी नहीं किया जा सकता है। यदि बेरोजगार यदि नक्सली हो सकता है, माओइस्ट हो सकता है, यदि एक पिछड़ा हो सकता है, तो देश के सबसे पहले नक्सली और माओइस्ट होते इस देश के भिखारी। बेरोजगार है, उसके पास संसाधन नहीं है, जैसे तैसे जीवन काटता है, सबसे पहले तो उसको नक्सली होना चाहिए। कोई भी भिखारी नक्सली नहीं मिलता है। यह मूलतः देश के साथ एक वैचारिक आक्रमण नहीं, ये दूसरे देश का एक अघोषित युद्ध है जिसे हम वर्षों से झेल रहे हैं। दूसरे नेपाल के अंदर 51-52 के अंदर राजतंत्र के खिलाफ आवाजें उठ रही थी, नेपाली कांग्रेस करके लोगों ने उठाया।
चीन को लगा कि यदि हमने तिब्बत को ले लिया, तिब्बत से यदि हमको आगे बढ़ना है, इस नेपाली विद्रोह का, यहाँ की अशांति का, यहाँ की अछूतता का हमें उपयोग करना होगा और फिर हमको अपने तरीके से करना होगा। जिस तरह का विद्रोह खड़ा हो रहा है, जिस तरह की विक्षुब्धता खड़ी हो रही है राजतंत्र के खिलाफ, वो मेरे हक में नहीं होगा। इसलिए हमारे हक में क्या होगा, तो वहीं से एक धारा शुरू होती है नेपाली कम्युनिस्टों। कोई पुष्पलाल करके, कोई मैनाली करके, मदन भंडारी, ये चाइना के प्रभाव में आए और वहां से उन्होंने राजतंत्र के खिलाफ इन्होंने भी एक आवाज उठाई और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी। परंतु नेपाल की जनमानस की पृष्ठभूमि थी, उनकी जो सोच थी, उसके अंदर ये कम्युनिस्ट पार्टी की एक्टिविटी वहां बहुत फैल नहीं पाई। लोग इसको ग्राह्य नहीं कर पाए। तब वो जो आंदोलन था नेपाल को छोड़ दिया एक लंबे समय में, और नेपाल के पड़ोस का जो हिस्सा, भारत का हिस्सा एक बंगाल था, बंगाल के अंदर इसने आंदोलन की शुरुआत की। ये पुष्पलाल, मदन भंडारी, इन लोगों का एक ग्रुप था। इनके संपर्क में उस समय सीपीएम जो हुआ करती थी, तो सीपीआई से सीपीएम बनी थी। वो सोवियत और चाइनीज वर्चस्व के आधार पर ही बना था। हम सोवियत को माने अपना मार्गदर्शक की चाइना को माने, तो चाइना को मार्गदर्शक मानने वाले जो है वो सीपीएम बनाए। परंतु लगा कि नहीं, इनके माध्यम से ये जो संसदीय राजनीति के अंदर जाकर ये हमारे स्वार्थ की सिद्धि नहीं कर सकते, तो उसमें से एक ग्रुप को इन लोगों ने मिलकर एक डिवीजन कराया 67 में। 1967 में उसका डिवीजन किया गया। लगभग 700-800 उसके कैडर विभाजित। उस समय दार्जिलिंग जिला हुआ करता था, आदि है दार्जिलिंग जिले का जो सीपीएम का सचिव चारू मजूमदार, वे इसके नेतृत्व में, और कुल मिलाकर चारू मजूमदार, कानू सन्याल, सोरेन बोस, जंगल संथाल, ये 4-5 लोग उसके नेतृत्व को आगे बढ़ाए। फिर उन लोगों ने उसी समय चाइना की यात्रा की, उसी 67 के दौरान, और वहां से उन्होंने गुरु मंत्र कुछ लेकर आए। लगा कि नहीं, नक्सलबाड़ी के अंदर एक छोटी सी एक जमीन को लेकर किसानों के साथ कुछ घटनाएं हुई, तो उसको वो हवा दिए। 25 मई को वो हुई थी, तो उसको हवा देकर ये चाहे कि हम आगे बढ़ सकते हैं, तो लगा कि पृष्ठभूमि नहीं चल पाएगी। तो ठीक है, उसके बगल दार्जिलिंग के जिले का जो नेपाल का जिला है, झापा के अंदर निलंबन, वहां पर काफी एक राजतंत्र का शोषण था। बहुत बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, सामान्य लोगों के पास जमीनें भी नहीं थी। वहां पर एक आंदोलन शुरू हुआ, उसको आज भी कहते हैं झापाली आंदोलन। और नेपाल के अंदर ये प्रवाची शब्द भी है, किसी कम्युनिस्ट को नेपाली भाषा में कम्युनिस्ट न कहकर झापाली कहा जाता है। तो वहां से उन लोगों ने प्रयोग किया और ये दोनों ने मिलकर और झापा के अंदर एक अपनी काफी शक्ति को बढ़ाया, और फिर ये आंदोलन दोनों सम्मिलित मिलकर चले हैं। लोगों के ध्यान में नहीं है कि सम्मिलित चला है। ये एक लंबे वर्षों के बाद 67 से शुरू हुआ आंदोलन
अपनी परिस्थितियों के कारण विभाजित होते गया, मार खाते गया। नेतृत्व की अकुशलता के कारण टूटता गया। इसलिए लोगों के ध्यान में नहीं आया कि ये दोनों आंदोलन आपस में कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं। लगभग 35-36 वर्षों के बाद ये ध्यान में आया कि नहीं, ये दोनों आंदोलन है। आज भी अपने देश के बुद्धिजीवी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। इस बात शायद जमीनी अध्ययन न होने के कारण, अध्ययन न करने के कारण वे आज भी इस देश के विश्लेषक ये नहीं मान पाते हैं कि नेपाली कम्युनिस्ट आंदोलन और भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन, जो दोनों माओवादिस्ट आंदोलन एक ही हैं। इस बात को नहीं स्वीकार कर पाते। एविडेंस बहुत है। जो दिन रात आंदोलनों को भोगा है उसको जानकारी है कि इनकी सामान्यता क्या है, इनका कोऑर्डिनेशन क्या है। उधर नेपाली कम्युनिस्ट आंदोलन कई मसाल और कई हिस्सों में बढ़ते बढ़ते अंत में सीपीएम माओइस्ट के रूप में आया। इधर भारतीय आंदोलन भी नक्सल से लेके AICC-R से लेकर और कई हिस्सों में बढ़ते बढ़ते CPI, ML, CPI, MLM, ऐसे कई हिस्सों में बढ़ते बढ़ते MCC और PWG और अन्य कुछ संगठनों के रूप में आया। बाद में MCC PWG भी एकत्रित हुआ और फिर वो CPM का भी जो है नेपाली माओइस्टों का समूह उसमें से तत्काल सामने खड़ा। नेपाली जो आंदोलन जो था, यदि नेपाल के अंदर परिवर्तन का आंदोलन रहता तो उसका बीजारोपण उसी समय देखा जा सकता है जिस समय आंदोलन 1996 में एक समग्रता के साथ शुरू किया गया। और उस समय उस आंदोलन के नेतृत्व करते हुए बाबूराम भट्टराई थे, जो उस समय की संसद के सदस्य भी थे, नेपाल की संसद के। उन्होंने जो वहां के राष्ट्रपति को, राजतंत्र को, राजा और प्रधानमंत्री को जो एक मेमोरेंडम दिया है 40 पेजों का, उसका पहला ही पॉइंट है, उस 40 पॉइंट में लगभग हम समझते हैं कि 18-19 पॉइंट तो भारत के विरोध का है। उसका पहला पॉइंट है हिंदी विरोध। नेपाल में कोई हिंदी सहज रूप से नहीं बोली जाती, परंतु एक था कि नेपाल के अंदर एक दूसरे से संपर्क की भाषा हिंदी रही। भाषा वहां की नेपाली थी, परंतु हिंदी का विरोध, हिंदी फिल्मों का विरोध, भारतीय गाड़ियों का विरोध, नंबर प्लेटों का विरोध, ये पॉइंट है उस आंदोलन के। उस 40 पॉइंट में एक कहीं भी नहीं है कि हिमालय क्षेत्र के अंदर जो नेपाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसके अंदर जो चाइनीज कोऑपरेटिव चल रहा है उसका विरोध नहीं। भारतीय बॉर्डर डिस्प्यूट का विरोध है उसमें, कहीं तो सारी रूप से है, एक पोरस बॉर्डर है, खुला हुआ बॉर्डर है, नदियां बहती हैं, कहीं नदियां 100 मीटर जमीन इधर से काट कर इधर काट दी। वो कोई ऐतिहासिक राजनीतिक डिस्प्यूट नहीं है जिसको दोनों देशों के प्रशासन आपस में बैठकर तय भी कर लेते हैं, परंतु इस प्रकार के 114 डिस्प्यूट को तारांकित किया गया उस 40 पॉइंट में। जैसे लगता है कि नेपाल और भारत सीमा का विवाद लंबे समय से, पीढ़ियों से चला रहा है। उसमें कहीं भी यह नहीं उल्लेख किया गया कि नेपाल का जो कुंती और केरुन दो बड़ी प्रसिद्ध और व्यावसायिक स्थान थे, वो चाइना के, तिब्बत और चाइना के अंदर चले गए, इसका उसमें कहीं उल्लेख नहीं। जिसके लिए नेपाल उसको वोट युद्ध कहते हैं, जिसके लिए नेपाल ने एक बार नहीं तिब्बत के साथ 3 बार वोट युद्ध किया है, और वो दोनों स्थान शास्त्र के रूप से चाइना के अंदर चले गए, उसमें इसका उल्लेख नहीं। अर्थात कहीं न कहीं भारत के ऊपर एक दृष्टि चाइना की थी
जो नेपाली माओवादियों के द्वारा खड़ा किया गया। जब 96 से नेपाली आंदोलन जब सशक्त हुआ तो 2000 में किसी अलग देश का है, उसकी अलग संप्रभुता है, उसके अंदर चलने वाला कोई भी एजुकेशन वो अपनी सीमा में रहेगा, परंतु वो ऐसा नहीं होगा। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी, इंडो नेपाल बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ माओवादिस्ट, ऐसा 2000 में निर्माण किया। और जब भारतीय लड़ाके जाकर, भारतीय माओवादिस्ट लड़ाके जाकर नेपाल में लड़ेंगे, फिर भी उस समय के एमसीसी के बहुत बड़े पोलिट ब्यूरो मेंबर हुआ करते थे, प्रमोद मिश्रा उनका नाम हुआ करता था, शायद किशन जी कोटेश्वर जो उस समय एमसीसी के सेक्रेटरी थे, उनके बाद दूसरा नंबर बनी था। वो पूरे नेपाल के इस माओवादिस्ट आंदोलन के 10 वर्षों के अंदर कम से कम हुए 6 वर्ष नेपाल के अंदर में बैठे आंदोलन को गति देने के लिए, और नहीं 2-3 और उनके पोलिट ब्यूरो मेंबर एमसीसी के, वो कोऑर्डिनेशन कमेटी बना ली। और 2002 में नेपाल के माओवादियों का, भारत के एमसीसी का और एक पीडब्ल्यूजी जो इधर के भी दंडकारण्य के क्षेत्र में प्रभावित हुआ करती थी, और आंध्रा में, इन तीनों के ट्रेनिंग कैंप बिहार के औरंगाबाद हजारीबाग में 2000 में संपन्न। ये पूरे भारत की खुफिया की पूरी जानकारी है। मान सकता था कि भारत के अंदर ये इस आंदोलन के ट्रेनिंग कैंप यदि चले होंगे तो एमसीसी पीडब्ल्यूजी का है कि दूसरे देश का ऑर्गेनाइजेशन वो भी इसमें सम्मिलित है। कहीं न कहीं इनका एक कोऑर्डिनेशन ही नहीं बल्कि एक लिंक है। और देख भी सकते हैं उनके स्ट्रक्चर में, वो पेरू की माओवादिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी हो या भारत के एमसीसी की हो, पीडब्ल्यूजी की हो, या अन्य कई और भी संगठन इस तरह कर रहे हैं, या नेपाल की सीपीएम माओवादिस्ट का हो, बांग्लादेश का जो 1-2 संगठन है उनका हो, सबका जो है एक ही उनके तंत्र का नाम है, वह है उनके जो लड़ाकू सैनिक है वो एक ही नाम से पुकारे जाते हैं। उनका कहीं नामकरण अलग नहीं है। उनकी जो सेना का नाम है वो एक ही है, उसका अलग नामकरण नहीं है। क्या कहते हैं उनकी सेना का नाम को क्या कहते हैं? शोभा नाम उसका है? नहीं गलत नहीं, ब्रिगेड नहीं, ध्यान रखिएगा। हाँ, गोरिल्ला आर्मी, हाँ, जी है, हाँ, PNG। पूरे वर्ल्ड में अधिक कहीं माओवादिस्ट आंदोलन है तो उनकी आर्मी का यही एक नाम है। PLA वो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, वो गोरिल्ला के बाद वो सेकंड फेज होता है। वो कहते हैं कि PLGA को PLA में कन्वर्ट करना है, माने गोरिल्ला आर्मी को रेगुलर आर्मी में कन्वर्ट करना है। तो दुनिया के अंदर हो सकता है, नेपाल के अंदर होगी हुआ तो पीपुल्स नेपाल गोरिल्ला आर्मी क्यों नहीं हुआ? वो अभी PLGA ही हुआ, चाइना का भी PLGA हुआ, हिंदुस्तान का भी वो पीडब्ल्यूजी का PLGA हुआ, एमसीसी का PLGA हुआ, पेरू का PLGA हुआ, श्रीलंका में PLGA हुआ। ये नहीं कि PLGA श्रीलंका ही, ऐसा नहीं है, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं।
अर्थात कोई एक शासन, एक तंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। चाइना के अंदर स्थापित हुआ था, वहां की पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी जो थी वो PLA, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में कन्वर्ट होकर आई है और उसी को प्रतिस्थापित यहाँ करना चाहते हैं, उसी तंत्र की समरूपता है। परंतु समय समय पर आंदोलनों में भटकाव हो गया है। इस भटकाव का लाभ हमारा शासन तक उठाने में विफल रहा है, तो समझ नहीं पाया, हमारा शासन तंत्र भी इस बात को समझ नहीं पाया। तो बड़े अच्छे अवसर आए हैं उस भटकाव का अवसर लेकर ऐसे इस प्रकार के आंदोलन को हम समाप्त कर सकते। तो केवल एकमात्र हमारी व्याख्या रहती है कि बेरोजगारी के कारण आंदोलन खड़ा हो रहा है, भ्रष्टाचार के कारण आंदोलन खड़ा हो रहा है, पिछड़ेपन के कारण खड़ा हो रहा है। इतनी गलत थ्योरी देश के हर एक प्रबुद्ध जनों को गुमराह करके आगे रखेगी। अब ये जो आंदोलन चलते हैं, ये सारे माओइस्ट आंदोलन, एक इनका अम्ब्रेला है, साउथ एशिया में इनका एक अम्ब्रेला संगठन ही बना। वो अम्ब्रेला संगठन बनाने वाला नेपाली था, कम्पोसा करके उसने एक अम्ब्रेला संगठन बनाया, जिसमें बांग्लादेश के 3 माओइस्ट संगठन, भारत के 3 या 4 माओइस्ट संगठन, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी और श्रीलंका का एक है। इस तरह से मिलाकर 10 ऑर्गेनाइजेशनों का उसने बनाया कम्पोसा, कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन इन ऑफ साउथ एशिया। इस तरह का उन्होंने एक कम्पोसा बनाया, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल पाई। तो जब इनका भटकाव हुआ उसका अध्ययन ही हमको नहीं है, या अध्ययन है तो हम नकार देते हैं। एक और चाइना जहां इसको संगठित रूप से आगे बढ़ाया, वहीं पर विश्व की एक दूसरी शक्ति इसको अपने ढंग से ला दी। हम जानते हैं कि लंबे समय तक शीत युद्ध का काल चला है। जब शीत युद्ध का अंत हो रहा था विश्व के अंदर, तो उस समय तो ठीक था कि कम्युनिस्ट के साथ, रशिया के साथ अमेरिका लड़ रहा था जगह जगह, वो अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा था, विश्व के हर एक क्षेत्रों में, सागर के हर एक किनारे पर लड़ रहा था। परंतु जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो उसको लगा कि हम अपने इंटरेस्ट को कैसे जीवित रख सकते हैं, तो उसको बहुत एक सुंदर हथियार मिल गया। जिस समय शीत युद्ध था उस समय रशियन आइडियोलॉजी को समझने के लिए उसने एक इंस्टीट्यूट स्थापित किया था अमेरिका के अंदर। वह रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट, लेनिनिस्ट, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट माओवादी इंस्टीट्यूट करके वो एक अध्ययन के लिए, रिसर्च के लिए उसका एक इंस्टीट्यूट था। ये इंस्टीट्यूट धीरे धीरे 82 से 86 में आकर ये वो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट 82 से 86 में आकर कन्वर्ट हो गया एक पार्टी के रूप में, और वो कहा जाने लगा रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका। आज तक जब से वो इंस्टीट्यूट स्थापित हुआ, 70 के करीब स्थापित हुआ है, और आज तक की डेट में एक छोटा पेपर भी रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने अमेरिका में नहीं छपवाया। दुनिया में ढिढोरा पिटता है, यह अमेरिका साम्राज्यवादी है, विस्तारवादी है, इसके विरुद्ध लड़ना है, यह शोषण करता है विश्व का। दुनिया भर में ढिढोरा पिटता है घूम घूम कर,
अमेरिका के अंदर एक छोटा सा हैंडबिल वो नहीं छपवाता है। जो शोषण है तो सबसे बड़ा शोषण तो उसी के अंदर होगा, प्रतिरोध तो वहां पर होना चाहिए था, तो ऐसा नहीं किया। डालमा करेगा। नेपाल के अंदर एक वो बाद में इंस्टीट्यूट जो है वही रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने एक इंटरनेशनल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया और उसको कहते हैं रिवोल्यूशनरी इंटरनेशनली मूवमेंट। उसने रीम खड़ा किया 86 के बाद आता 96 के थोड़ा पहले 90 के करीब में खड़ा किया। रीम का प्रधान वही हो जो रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका का होता है। और जितने इस प्रकार के इंसर्जेंट आंदोलन विश्व भर में चलते हैं, जहां पर लगता है कि अमेरिका का इंटरेस्ट इसकी जमीन से हमको हो सकता है, इसकी संपदा से हो सकता है, तो उस इंसर्जेंट आंदोलनों को ये रीम सहयोग करती है, लॉजिस्टिक सपोर्ट करती है, हथियार का करती है, पैसे का करती है। तो जब यह आंदोलन चाइना के द्वारा उत्प्रेरित जगह जगह पिछड़ रहे थे कहीं कहीं, उस समय ऐसे आंदोलनों को रीम पकड़ ली। वे भी दम घुट रहे थे तो उनको भी लगा कि हम जीवित हो सकते हैं, तो हथियार हमको मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, और वहां पर एक इंसर्जेंसी को फैलाव करना जिससे वो गवर्नमेंट, वहां की शासन, वहां की व्यवस्था, वहां का विवश हो जाए हमारे सहयोग के लिए। इनका इतना ही काम। और पेरू में इसका सफर प्रयोग किया। पेरू के अंदर माओइज्म में ऑर्गेनाइजेशन था, राइजिंग वार करके, ऐसा उसका कुछ नाम था। वो रोज खबर आती थी आज पेरू की राजधानी को सामने घेर लिया। उस राइजिंग वार, राइजिंग रेड वार उसका नाम था, उसने घेर दिया। और फिर सुबह 9 से 10 बजे खबर मिलती थी कि नहीं, राजधानी मुक्त हो गई, और लड़ाके जंगल में चले गए। इतना विवश उन लड़ाकों के माध्यम से रीम ने करा दिया कि पेरू को अमेरिकी सहयोग के लिए अपील करना पड़ा। अमेरिकी फौजें आ गई, और इतना चमत्कार हुआ कि अमेरिकी फौजें आने के मात्र 3 दिन की या 4 दिन के अंदर सारे रिवोल्यूशनरी, सारे इंसर्जेंट पकड़ लिए। कारण क्या था? रीम उनको हथियार देती थी, रीम उनको पैसा देती थी, इसलिए रीम के लोगों से उनका आइडेंटिफिकेशन था। ये कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, पूरी की पूरी डाटा रीम ने अमेरिकी सैनिक जो सेना आई उसको उपलब्ध करा दिया, और 3 से 4 दिन वो सारे जंगलों से पकड़ लिए। पेरू की इंसर्जेंसी समाप्त हो गई, और पेरू पर अस्थायी रूप से वो अमेरिकी फौज बैठ गई। अब वहां के संसाधनों का वो शोषण कर रही है, उसकी जो उसमें इंटरेस्ट रहा उसका उपयोग कर रही है। इस तरह से रीम जो है यही धंधा किया। तो एक और जिसको चाइना में फैलाया, उसकी परिस्थितियों का लाभ अमेरिकी साम्राज्यवाद ने लिया, भारत में भी लिया है, नेपाल में भी लिया है। इसलिए इंसर्जेंसी वहां समाप्त होने के बाद कभी कभी सुनाई पड़ता है कि आज प्रचंड चाइना गए, और दूसरे दिन सुनाई पड़ता है कि नहीं, प्रचंड जो है यूरोपीय देशों के साथ और अमेरिका के साथ अभी मिलकर बात कर रहे हैं, सौहार्द बना रहे हैं। इनकी ये स्थिति है। एक और चाइना के माध्यम से ये पूरे विश्व पर, वो रीम का एक नारा भी है, ए वर्ल्ड टू विन। हम पूरे विश्व को जीतेंगे। अरे पूरे विश्व को क्या जीतोगे? तुम्हारा मदर ऑर्गेनाइजेशन रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका, अमेरिका को नहीं जीत पाई, एक पर्चा तक नहीं छुपा पाई, और उसका सपना है कि हम पूरे विश्व को जीत लेंगे।
इतना धोखा, इतना छद्म रुपा, हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो जब तक इसका समग्र अध्ययन नहीं होगा, माहौल में किसी बेरोजगारी, किसी प्रकार के भेदभाव, किसी तरह की गरीबी, किसी तरह के क्लान का अंतर, इसके कारण माहौल मिली। ये तथ्य, ये विश्लेषण निहायत गलत है। इन कारणों, बेरोजगारी के कारण हो सकता है कि अशांति फैलेगी, गरीबी के कारण हो सकता है दर्द की आवाजें उठेगी, परंतु वो दर्द की आवाज पिए जिए ही होगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये देश के ऊपर संगठित विदेशी आक्रमण है, जो एक ही देश नहीं, इससे कई देश जुड़ चुके हैं। और इस दृश्य से यदि इसका अध्ययन करके जीवन है, ये कोई देश की भी समस्या नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के दुरुस्त होने के साथ ही समस्या समाप्त। ये आक्रमण छद्म आक्रमण है, बाहरी आक्रमण है, छद्म आक्रमण है। इसलिए इससे सेना की लड़ाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इससे हमारा लॉ एंड ऑर्डर ही लड़ जाएगा। तो सही आकलन करके अभी इस पर चला जाए, नहीं तो बस हमारे नेता, हमारे ब्यूरोक्रेट्स दोनों करने लगते हैं। नहीं, गरीबी था इसलिए थोड़ा सी राशि आ जाए, थोड़ा इनके विकास के मद में खर्च। अरे विकास के मद में क्या है इनके? आप देखे होंगे जिस समय एमसीसी और ये पीडब्ल्यूजी का एकीकरण हुआ है 2004 सितंबर में, उसका जो डॉक्यूमेंट बना है मैनिफेस्टो, उसमें पहला है इनको भारत के शासन का खतरा नहीं। उसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें कहीं उसने नहीं लिखा है कि मैं भारत के केंद्रीय शासन हमारा एक नंबर का दुश्मन है, कहीं उसने नहीं लिखा है कि भ्रष्टाचार हमारा एक नंबर का दुश्मन है, इसने कहीं उसमें नहीं प्रदर्शित किया कि बेरोजगारी हमारी एक नंबर की दुश्मन है। उसका एक नंबर का दुश्मन कौन है? हिंदुत्व। भारत में जब तक हिंदुत्व रहेगा हम अपने कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते, इसलिए हमारा एक नंबर का दुश्मन हिंदुत्व। ये पीडब्ल्यूजी और एमसी के एकीकरण के दस्तावेज का पहला पॉइंट अध्ययन करना चाहिए। जिनको दिखाई पड़ता है हिंदुत्व का गरीबी से क्या प्रश्न है, हिंदुत्व का बेरोजगारी से क्या प्रश्न है। आप ग्राउंड पर दिखा करता था कि तुम्हारी बेरोजगारी है, गरीबी है, इसलिए और अटैक भी हिंदुत्व पर हुआ है। नेपाल के अंदर भी जब सीपीएन माओवादी जब स्टैंड किया, अपनी कुछ शक्ति में आया, तो पहला काम उसने किया सरस्वती पूजा बंद कराना। पहला काम उसने किया सरस्वती पूजा बंद कराना। दूसरा उसने काम किया, वहां जो एक शब्द नेपाली प्रयोग होता है, जैसे आपके यहाँ मठ मंदिर है, उनके ऊपर कब्जा करना। और तीसरा उसने बकायदे पोस्टर लेकर, और केवल नेपाल में नहीं, नेपाली समुदाय से भारत का जो हिस्सा जुड़ा हुआ है, वो दार्जिलिंग का हिस्सा जहां बहुत बड़ी नेपाली संख्या है, सिक्किम का हिस्सा जहां बहुत बड़ी नेपाली संख्या है, उसमें भी वो हम जिसको विजयादशमी कहते हैं, नेपाली वाले दसाई कहते हैं, दसाई का बहिष्कार करने के लिए पूरा एक 3 महीने का अभियान और पोस्टर और पंपलेट बांटा गया। गांव में सभा करके लोगों को डराया गया कि नहीं, इनको दशमी का त्योहार नहीं करना, तुम्हारी भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, इससे दशमी का क्या संबंध हो गया? तो ये जो है उनको ज्ञात है कि बेरोजगारी और भूखमरी दूर हो जाने से हम अस्थायी नहीं हो सकते। अभी हिंदू तो अस्थायी रहा तो हम कभी भी अस्थायी नहीं, इसलिए उन्होंने अटैक किया हिंदुत्व पर। भारत में भी ये इस तरह
की घटनाएं। बागमती एकीकरण के प्रस्ताव का पहला ही बिंदु है। तो मूल समस्या का सही आकलन अध्ययन करके यदि इसका सॉल्यूशन निकाला जाए तो निश्चित रूप से समस्या हल हो सकती है। परंतु दोष जो है आज प्रमुख बुद्धिजीवी वर्ग का है, वे दुख के साथ कहते हैं, जिनका विश्लेषण ही जो इस पूरी दिशा को ही मोड़ लेने के लिए तत्पर रहते हैं, सही विश्लेषण नहीं देना, जिसके कारण समाज में भ्रांति बन रहे और ये भ्रांति ही आज इस तरह के इंसर्जेंट आंदोलनों के अस्थायित्व में से। जब तक इन भ्रांतियों को हम दूर नहीं कर पाएंगे, हम इस तरह के इंसर्जेंट आंदोलन को समाप्त नहीं कर सकते। आज बड़ी कमजोर है। आज जो आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई घटना 2-3 वर्षों के अंदर 3-4 घटनाएं हो गई, आज बड़ी ही एक कमजोर अवस्था में अपने को है, इसलिए घटनाएं कर रहा है। नारायण सन्याल 80-90 वर्ष के बूढ़े जो प्रधान नेतृत्व है, जिसके हाथ में इसकी कुंजी है, इस तरह हम जानते हैं कि सचिव इसका कोई और है, परंतु वास्तविक जिसके हाथ में कुंजी है, आज वो इस स्थिति में है कि आगे क्या होगा, हम इसको किस दिशा में ले जाए, उस चिंतित अवस्था में बैठे हुए लोग हैं। डिवीजन इनके अंदर हो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। ये कमजोर अवस्था में, परंतु इस समय यदि सही विश्लेषण करके ठीक हथियार, यदि बजट चलाना तो बजट का निर्माण करना, बजट के निर्माण के लिए किसकी हड्डी चाहिए ये तय किया लोगों ने पहले, तो उस तरह से सही विश्लेषण करके ठीक हथियार यदि हम उठाए तो कराते भी इस आंदोलन को समाप्त किया। तो इसका प्रमुख कारण इस देश की यदि इनके अंदर एक सही सोच आए और एक चिंतन को बदलें, आंदोलन ये मेरा पूरा विश्वास है। और स्वाभाविक ये कहते हैं कि हम गरीबी के लिए लड़ते हैं, बेरोजगारी के लिए लड़ते हैं, दुनिया चोर है। आप कम्युनिस्ट माओइस्ट इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर एक इनका दायित्वपूर्ण कार्यकर्ता एरिया कमांडर से लेकर जोनल कमांडर तक 3 से 4 वर्षों की अवधि में ये डेवलप होते हैं। जैसे ही होता है पता चलता है 2 वर्ष के बाद ये डिविएट कर गया, इनकी एक नोटिस निकलती है कि हमारा अमुक एरिया कमांडर डिविएट हो गया। क्यों हो गया? पैसा रख लिया। अरे तुम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए और तुम्हारे अंदर ही भ्रष्टाचारी और चोरी शुरू हो गई। आप पूरा इतिहास देख लीजिएगा, हर एक एरिया का एरिया कमांडर 2 वर्ष या 3 वर्ष के बाद, हर एक जोन का जोनल कमांडर 2 या 3 वर्ष के बाद डिवीजन घोषित किया जाता है। ये इनका इतिहास है, कोई एक आध की इतिहास नहीं है, पूरी इनकी संरचना का वर्षों का इतिहास है। इसलिए तय है कि ये किसी सत्य की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। समाज में जिस तरह का वातावरण है उस तरह की ये भी है, ये भी भ्रष्टाचारी, ये भी चोर हैं। कहीं न कहीं ये भाड़े के टट्टू हथियार के रूप में काम कर रहे हैं। ये यदि आइडेंटिफाई कर लेंगे और इसका संदेश समाज में दे पाएंगे, हम इस आंदोलन को जड़ में से समाप्त करने में समर्थ होंगे और इस दिशा में अब सोचने की एक धार चलनी चाहिए। इन बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त